कल शहर में क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं पता क्या? जो अपनी बहन को शहर भेजना चाहते हो, कहीं ननन जी को कुछ हो गया तो? खतरा तो है, पर वहाँ रवि, आनंद और तुम्हारी तरह प्रीति की सगी भाभियां तो हैं। प्रीति उन्हीं के साथ रहेगी, उनकी निगरानी में रहेगी। पर कब तक निगरानी में रहेंगी? यहाँ गांव में गली गली में सब मेरी ननन को जानते हैं। यहाँ गांव में कोई मेरी ननन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वहाँ शहर में क्या सभी जानते हैं मेरी ननन को? कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अनीता, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे प्रीति जब तक घर में रहेगी तब तक निगरानी में रहेगी। बाहर कौन निगरानी रखेगा प्रीति पर? नहीं, मैं प्रीति को शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा। अब लिया तुमने सही फैसला, पर ननन जी को मत बताना कि हम उनको शहर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं, वरना वो डर जाएंगे। अरुण अपना फैसला बदल लेता है। ये सुनकर प्रीति का दिल एक बार फिर टूट जाता है। प्रीति अपने कमरे में आकर रोने लगती है। अनीता भी पीछे से कमरे में आ जाती है। आखिर भैया ने मुझे मना क्यों कर दिया? आखिर भैया ने मेरी पढ़ी लिखी भाभियों के पास मुझे भेजकर पढ़ाने का फैसला बदल क्यों दिया? क्योंकि आप पढ़ाई के लायक ही नहीं हो। आप चूल्हा चौका ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती हैं। भाभी, मुझे अच्छे से पता है आपने भैया के कान भरे होंगे और आपने ही अपने घुमावदार मीठी मीठी बातों से घर वालों को मेरी शादी करवाने और मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए उकसाया है। अच्छा, तो अब आप मेरी गलतियाँ निकालने लगी हैं? हाँ, मैंने ये सब किया है और आज आपके मम्मी पापा घर पर नहीं है। आज घर के सारे जूठे बर्तन, कपड़े, गद्दे और चादर आपको धोने हैं और बाथरूम भी साफ करना है। इतना कहकर अनीता जोर से प्रीति का हाथ पकड़ती है और खींचकर बाथरूम में धकेल देती है, जहाँ जूठे बर्तनों का पहाड़ और गंदे कपड़ों की बड़ी गठरी रखी होती है। पहले इन सभी बर्तनों को धोइएगा, फिर इन सभी कपड़ों को धोइएगा, उसके बाद ये बाथरूम साफ कीजिएगा, फिर ही मैं यहाँ से आपको निकलने दूंगी। इतना कहकर अनीता बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे के बाहर बैठकर फोन चलाने लगती है। वहीं अंदर प्रीति रोते हुए बर्तन धोना शुरू करती है। मेरी अनपढ़ भाभी ने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक अनपढ़ भाभी इस कदर नहा धोकर अपनी ननन के पीछे पड़ सकती है। अनीता रोते हुए अपने सारे काम करती है। सारे काम खत्म होने के बाद अनीता बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। अनीता, तुम अपने जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना प्रीति को भी सिखा दो। मेरे रहते नंजी को खाना बनाने सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें मुझसे भी अच्छा खाना बनाने आता है। पापा, मम्मी, आप लोगों ने मुझे शहर पढ़ने की इजाजत तो नहीं दी, तो क्या मैं अपनी सहेली की दीदी की शादी में जा सकती हूँ? ननन जी को इनकी सहेलियों के पास नहीं भेजूंगी। मेरे होते हुए मैं अपनी ननन को सुख से नहीं जीने दे सकती। नहीं जाएंगी मेरी ननन अपनी सहेली के पास। कहाँ पर है शादी? गांव में ही कहीं है तो चली जाओ। पापा, क्या इस गांव में आज तक किसी ने गांव की बेटी की शादी गांव में ही करवाई है? नहीं ना, तो फिर गांव में कैसी शादी होगी? शादी दूसरे गांव में है। ननन जी, दूसरे गांव में आपकी देखरेख कौन करेगा? मैं तो कहूँगी कि आप अपनी सहेली की बहन की शादी में मत जाइए। बहू, तो अपने ननन को उसकी सहेली के घर जाने से मना क्यों कर रही है? जाने दे उसे। मम्मी जी, शादी का माहौल रहेगा, ननन जी शादी के माहौल में घुल मिल जाएंगी। काफी सारे मेहमान आए होंगे। अब इस बीच किसकी नजर कैसी है, कौन कहाँ से आया होगा, कौन जानता है। और ननन जी की उम्र भी तो अभी कच्ची है। बिल्कुल सही कह रही हो बहू तुम। न जाने क्यों ये सब ख्याल हमारे मन में नहीं आता। जमाना बहुत खराब है। प्रीति, तुझे कहीं नहीं जाना है। प्रीति गुस्से में अपनी थाली मेज पर रखती है और अपने कमरे में आकर एक चिट्ठी लिखने लगती है। तभी खिड़की के बाहर से गांव का एक बच्चा गुजरता है। क्या हुआ दीदी, क्यों बुलाया मुझे? चिंटू, तूने मेरी सहेली नीलम दीदी का घर देखा है ना? ले, ये चिट्ठी जाकर नीलम दीदी को देना, उसके बदले में तुझे चॉकलेट दूंगी। चिंटू खुशी से चिट्ठी ले लेता है और नीलम के घर पहुंचकर चिट्ठी दे देता है। नीलम चिट्ठी को खोलकर पढ़ना शुरू करती है। नीलम, मेरे पास फोन नहीं है, इसीलिए चिट्ठी भेज रही हूँ। मैं तेरी दीदी की शादी में नहीं आ सकती क्योंकि मेरी अनपढ़ भाभी ने घर में सभी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। वो जो कहती हैं सब वही करते हैं। उन्होंने मुझे आगे की पढ़ाई करने से भी रोक दिया है। खैर, इस चिट्ठी देने वाले को चॉकलेट दे देना और माफ करना, मैं तेरी दीदी की शादी में नहीं आ पाई। मेरी चॉकलेट लाओ। चॉकलेट नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम खुद चॉकलेट खरीद लेना। नीलम से पैसे लेकर चिंटू खुशी खुशी चला जाता है। वहीं नीलम अपने कमरे में आती है और अपना लैपटॉप खोलकर कुछ ढूंढने लगती है। अगर प्रीति की अनपढ़ भाभी प्रीति को पढ़ने लिखने नहीं दे रही है और उसे दबाने की कोशिश कर रही है, तो प्रीति की पढ़ी लिखी भाभियां प्रीति को पढ़ने देंगी और उसे दबाने की कोशिश भी नहीं करेंगी। नीलम अपने लैपटॉप में उनकी प्रोफाइल सर्च करके सारी बातें प्रीति की भाभी को बता देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर रामलाल और शारदा घर में बैठे होते हैं
कि तभी रवि और आनंद अपनी पढ़ी लिखी पत्नियों रवीना और पूर्णिमा के साथ दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हे मम्मी पापा, देखिए हम लोग आ गए। अरे कितने दिनों बाद आए हो तुम लोग। भाभी भैया आप दोनों, मैं बता नहीं सकती आप दोनों को देखकर मैं कितनी खुश हूँ। और हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों, वैसे तुम लोगों का अचानक गांव आने का प्लान कैसे बन गया? तुम चारों तो शहर में बड़े बिजी रहते हो ना, और अगर आने ही वाले थे तो हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, हम तुम्हें लेने स्टेशन पर आ जाते। मम्मी जी, पापा जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे और हम आप लोगों को सरप्राइज भी देना चाहते थे। और साथ ही हमने अपने घर का रिनोवेशन भी करवाना शुरू कर दिया है। रिनोवेशन पूरा होने तक हम यहीं रहेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। और जेठानी जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आइए, आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अनीता अपनी पढ़ी लिखी जेठानियों को देखकर मन ही मन जल जाती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखकर उनका स्वागत करती है। सभी लोग बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं। और प्रीति, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी? पढ़ाई लिखाई? अरे अब क्या जिंदगी भर अपनी बहन को पढ़ाता रहेगा। अब तो हम प्रीति के हाथ पीले करने के बारे में सोच रहे हैं। मम्मी जी ये क्या कह रही हैं आप? मम्मी जी, अभी प्रीति की उम्र ही क्या है, महज 20 साल। अभी तो ननन जी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अरे बहू, पढ़ाई भी भला कभी पूरी होती है? मेरी दादी की शादी तो 16 साल में हो गई थी और तुम्हारी जेठानी की 18 साल में। हम तो फिर भी प्रीति के लिए देर कर रहे हैं। शादी से पहले पढ़ाई पूरी होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को सबसे पहले ननन जी को पढ़ाना चाहिए। हाँ, खुद तो पढ़ लिख कर एक माँ के आंचल को सूना कर गई और अब ननन जी को भी वही सिखा रही हैं। छोटी बहू, तुम्हारी ननन तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं चलेगी, हमारी बेटी अपनी बड़ी भाभी के नक्शे कदम पर चलेगी। अनीता बहू कितने अच्छे से घर परिवार संभालती है। ऐसा करो, तुम लोग हमारे पास वाला जो घर खाली है उसमें जाकर रहो। जब तक रहना है तब तक रहो। अब अपनी नंद का दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना। शारदा की बात सुनकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ घर के बगल में बने खाली घर में रहने चले जाते हैं। अनीता सभी के लिए रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन रविवार को पूर्णिमा प्रीति के लिए एक बड़ा मानचित्र और कुछ कॉपी किताबें लेकर कमरे में आती है। भाभी आप अभी भी पढ़ाई कर रही हैं क्या? ये कॉपी किताबें और ये बड़ा सा मानचित्र? ननन जी, ये सब आपके लिए है। आप जब तक कॉलेज ज्वाइन नहीं कर लेती तब तक घर से ही पढ़कर कंपटीशन की तैयारी कीजिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मुझे पढ़ने का बहुत मन है। मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ना लिखना चाहती हूँ और अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हूँ। प्रीति तुरंत अपने कमरे में सारी चीजें सजाती है, अपनी किताबें निकालकर पढ़ने बैठ जाती है। कुछ देर के बाद दोनों पढ़ी लिखी भाभियां कमरे से बाहर निकल जाती हैं। तभी अनपढ़ भाभी अनीता कमरे में आती है। ननन जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपके पास इतना बड़ा कागज कहाँ से आया? कागज नहीं है भाभी, इससे मानचित्र कहते हैं। बड़ी भाभी ने दिया है मुझे पढ़ने के लिए। ये दोनों पढ़ी लिखी भाभियां आते ही मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरने लगी। इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अनीता कमरे से बाहर निकल जाती है। देर रात अनीता चुपके से प्रीति के कमरे में आती है और मानचित्र पर रंग फेंक देती है। और अगली सुबह प्रीति के कमरे में, भाभी भैया, मुझे सच में नहीं पता कि इस मानचित्र पर ये रंग कहाँ से आ गया। ये मेरी लापरवाही से नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं प्रीति, होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ 1500 रुपए का ही तो था, दूसरा आ जाएगा। क्या 1500 रुपए का? 1500 रुपए कमाने में गरीब को 4 दिन लग जाते हैं और तूने एक रात में इतना नुकसान कर दिया। माना कि ये पैसे हमारे नहीं हैं, लेकिन पैसों की कदर करनी चाहिए। आज से तुम चारों में से कोई से कुछ भी नहीं दोगे, समझे? अनीता पहले ही घर वालों को भड़का चुकी होती है, जिसकी वजह से सभी प्रीति और प्रीति की पढ़ी लिखी भाभियों पर नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और अनीता प्रीति को बासी खाना खिलाने लगती है। ये 2 दिन पुराने रसगुल्ले और कल की बासी रोटियां, इसे खा लो। भाभी पिछले 10 दिन से आप मुझे कभी 3 दिन पुराने चावल, कभी बासी रोटियां, कभी खराब हुई सब्जी खिला रही हैं। अब मुझसे ये सब खाना नहीं खाया जाएगा। जो मिल रहा है वो खा लो ननन जी, वरना दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। अपनी अनपढ़ भाभी के स्वभाव से परेशान प्रीति मजबूरी में बासी खाना खाती है। तभी गांव घूमने निकली दोनों पढ़ी लिखी भाभियां अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाती हैं। रवीना और पूर्णिमा रसगुल्ले और रोटियां देखते ही पहचान लेती हैं कि खाना बासी है। रसगुल्लों से खट्टी बदबू आ रही है और ये रोटियां कितनी गीली है। ये तो कम से कम 2 दिन पुरानी है। इतना बासी खाना क्यों खा रही है ननन जी? बासी नहीं है, बस बच गया था। ननन जी और मैं मिलकर खाकर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा भी बासी रोटी खाकर पूरे खेत की कटाई कर लिया करते थे। बहू ठीक ही तो कह रही है।
खाने की बर्बादी भी तो नहीं करनी चाहिए ना।